रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन, ये आपका हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। ठीक है, ये सारे फिनोमिनाज होते हैं। हाँ, कुछ और भी हो, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस, या हम कह सकते हैं पोलराइजेशन। ये सारे फिनोमिना डिपेंड करता है, मतलब डिनोट करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स का। ठीक है, एक्चुअल में एम्पलीट्यूड जो है इसकी टर्मिनोलॉजी है, तो वेव्स जो प्रोपेगेट करते हैं किसी एक मीडियम से होकर, अगर वेव्स प्रोपेगेट किया तो उसमें जैसे हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा या वेवलेंथ होगा, है ना, और कुछ और भी टर्म्स है जैसे फ्रीक्वेंसी हुआ। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमारे सामने वेव्स दिया हुआ है, तो देखो यहाँ जो लाइट, एक रे ऑफ लाइट हम कह सकते हैं कि वेव के फॉर्म में अगर प्रोपेगेट करता है, ठीक है, यहाँ रेस्ट पोजीशन हो गया। अगर वेव्स यहाँ प्रोपेगेट हो रहा है, इट मीन्स कि इसका जो मैक्सिमम पोर्शन होगा, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाला को हम लोग ट्रफ कहते हैं। ओके, ये सारे टर्म्स याद रखना है। एक्चुअल में वेव्स होते क्या हैं, तो याद रखिएगा वेव्स जो होते हैं वो एक डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी। अब पानी में पत्थर मारते हैं तो ऑब्वियसली वेव्स क्या होगा, आगे की तरफ प्रोपेगेट करता रहेगा, यही ना होता है एक्चुअल में। पानी की तरफ जब पानी में पत्थर मारते हैं तो वेव्स, तो क्या होता है कि एनर्जी का डिस्टर्बेंस कैसे आया, तो देखो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है। एक्चुअल में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है किसी एक पार्टिकुलर मीडियम में। अब पानी में एक पत्थर मारते हैं तो उसमें क्या होता है कि जहाँ से पानी पर पत्थर मारा तो वहाँ से वेव्स का ओरिजिनेशन हुआ, वहाँ से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इस तरह से वेव आगे की तरफ क्या होता है, प्रोपेगेट करता है। ये सारा फिनोमेना होते हैं ना। तो उसमें देखोगे कि डिस्टर्बेंस एक्चुअल में क्या होता है कि वेव से एक डिस्टर्बेंस होगा जो करता क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है एक से दूसरी जगह पे। अब किस फॉर्म में करेगा, तो वो इस फॉर्म में करेगा। इसका जो मैक्सिमम पोर्शन होगा सबसे ऊपर वाला जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये सब टर्म्स है। ये ट्रफ कहलाएगा नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि जो हमारा दिया हुआ एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो वैसे वेव्स के बारे में आप लोग जानते भी हो, लेकिन हम फिलहाल एम्पलीट्यूड के बारे में बताते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो यहाँ देखोगे वेव्स में एक बार देखना। वैसे मेरे पास एक और वेव्स बना हुआ है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ वेव्स बना हुआ है। देखो यहाँ हमें क्या दिखा रहा है कि एक वेव्स का जो एक मीन पोजीशन है, तो मैक्सिमम क्रस्ट, मैक्सिमम पॉइंट जो है हाईएस्ट, वो क्रस्ट और मीन पोजीशन, इनके बीच का डिस्टेंस, इसी को बोला गया है एम्पलीट्यूड। राइट, एम्पलीट्यूड ये होता है। हाँ, चाहे तो हम डिस्टेंस नीचे से भी ले सकते हैं। देखो नीचे में जो वेव्स बनेगा, ऊपर प्लस बनेगा, नीचे माइनस बनेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड माइनस में होता है, वैसे दोनों मैक्सिमम ही होता है, और ज़ीरो हो जाएगा उसका मीन पोजीशन हो जाएगा। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम क्रस्ट या मीन पोजीशन से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो होता है, मतलब हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, वही हो जाएगा क्या, एम्पलीट्यूड। और याद रखिएगा यही एम्पलीट्यूड डिनोट करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, या इंटेंसिटी कहलाएगा एक्चुअल में। जो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में अगर लाइट वेव्स के फॉर्म में प्रोपगेट हो रहा है, तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो ब्राइटनेस बनाएगा। कभी होता है लाइट में कभी ज़्यादा ब्राइटनेस होता है, कभी कम ब्राइटनेस होता है, तो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। एक्चुअल में एम्पलीट्यूड ही होता है, इंटेंसिटी हम क्यों कह सकते हैं ब्राइटनेस। राइट, तो हाँ ये हो गया। और दूसरा हमारे पास टर्म्स है क्या, वेवलेंथ। इसके बारे में आप लिखा हुआ है, चाहे तो आप लोग देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ वेव्स के। वेवलेंथ आप देख सकते हैं, वेवलेंथ यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये क्रस्ट होता है, दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, या हम यूँ भी कह सकते हैं नीचे में ट्रफ, दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं क्या, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ होता है ये भी हम दो लगातार की बात करेंगे, दो कंसेक्यूटिव लगातार, जिसको डिनोट करते हैं जनरली क्या, लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इसका एक सिंबल हो जाएगा। देखो मैं एक सिंबल कह रहा हूँ, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। ऑब्वियसली डिस्टेंस है तो एम्पलीट्यूड कहीं ना कहीं डिस्टेंस है, तो जिसको मेज़र किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो एम्पलीट्यूड को मेज़र करते हैं या तो मीटर में,
मीटर इसके लिए परफेक्ट यूनिट होता है, ठीक है। तो मीटर में ही हम लोग मेज़र करते हैं। वैसे सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। अब किलोमीटर अनुमान लगा भी नहीं सकते कि इतना बड़ा वेव्स तो बनेगा भी नहीं भाई, एम्पलीट्यूड इतना बड़ा होता भी नहीं। अलग अलग टाइप के वेव्स हम लोग बना सकते हैं, यूँ ऐसे इस तरह से बना सकते हैं। एक्चुअल में ये एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, सॉरी मीन पोजीशन से ये एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है। ये सारे जिसका ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, ब्राइटनेस होगा, ऑब्वियसली ये हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब है इंटेंसिटी कम होगा, ब्राइटनेस कम होगा, जिसको हम डिस्टेंस में मेज़र करते हैं। एक्चुअल में डिस्टेंस होता है तो मीटर में मेज़र करेंगे। और सेम वे वेवलेंथ को आप लोग देख सकते हो, यहाँ वेवलेंथ भी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस है, इट मीन्स क्या हुआ कि इसको भी मेज़र करेंगे हम लोग मीटर में, या इसको जनरली होता क्या है कि अगर बहुत पास का वेव बन के जा रहा है, बहुत पास से, जैसे लाइक यहाँ देख सकते हो बहुत ही पास से वेव बन रहा है, तो मीटर में इसको मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। इससे और छोटा है, जो मीटर का छोटा यूनिट होता है, लाइक जैसे पिकोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। जनरली हम लोग नैनोमीटर में मेज़र कर लेते हैं, है ना। एक नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। मैं बता रहा हूँ सिंबल किसका, वेवलेंथ का सिंबल है, सारे के सारे वेवलेंथ का। इसका एक और सिंबल होता है जिसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, राइट। सिंबल एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल होगा ए पे जस्ट नॉट दिखा देना, है ना। पढ़ेंगे क्या इसको, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, राइट। और दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल में ये भी एक तरह का लेंथ का मतलब यूनिट हो गया, मीटर है या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम एक होता है 10⁻⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर होगा 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो ये सारे वेवलेंथ को डिनोट करता है, उसके यूनिट को डिनोट करता है। और वेवलेंथ क्या होता है, दो कंजुगेटिव ट्रस्ट या दो कंजुगेटिव, हिंदी में इसको हम लोग गर्त कह रहे हैं, नहीं सॉरी श्रिंग करते हैं, है ना। श्रिंग होता है हिंदी में, और इसको बोलते हैं गर्त। क्रस्ट एंड दो लगातार के बीच वो होता है वेवलेंथ। हमारे पास एक और टर्म्स था, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखो, वेवलेंथ तो हो गया, एक एम्पलीट्यूड भी हो गया, तीसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल पर। देखो साइकिल कहाँ से, मान लो वेव्स यहाँ से ओरिजिनेट होना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ, अब ये हाफ साइकिल कंप्लीट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपका हाफ साइकिल, और फिर यहाँ से वापस अगेन इसी पोजीशन पे आ गया, मीन पोजीशन पे, एक कंप्लीट साइकिल बना। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल बनेंगे वो होता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल बनेंगे, एक साइकिल हो सकता है एक सेकंड में एक साइकिल बना, बट एक साइकिल तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा साइकिल बनता है, ठीक है। एक सेकंड में अगर एक साइकिल बना तो हम उस टाइम पे कहेंगे 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हुई, 1 हर्ट्ज की क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, याद रखिएगा। और एक सेकंड में अगर 50 साइकिल बना, 50 साइकिल, तो हम उसको यूँ कह सकते हैं 50 हर्ट्ज। मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म HZ लिखो वो काफ़ी है, ठीक है, HERTZ, 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में यूनिट टाइम में जितना बनेगा वही आपका कहलाएगा क्या, अब फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं आपके सामने दो वेव्स बना रहा हूँ, एक तो वेव्स आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में मैं एक वेव्स बनाता हूँ। अब बताना है कि इसके कंपैरिजन में किसका साइकिल ज़्यादा होगा। देखो एक सेकंड में मान लो यहाँ 1 2 3 वेव्स बनाया, तो उतने ही एक सेकंड में ये बना लेगा 5 साइकिल, है ना। एक सेकंड में ये वाले वेव्स बना लेगा 5 साइकिल। साइकिल समझ में आया ना, साइकिल क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो एक सेकंड में ये 3 साइकिल बना तो 3 हर्ट्ज हो गया, एक सेकंड में ये 5 साइकिल बनाए 5 हर्ट्ज हो गया। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी याद रखना, वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आएंगे आपके सामने में, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमारे सामने आया, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और
फ्रीक्वेंसी, इस तीनों को याद रखोगे अच्छे से। एक और होता है जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक्चुअल में टाइम पीरियड क्या होता है, तो याद रखिएगा टाइम पीरियड हमेशा रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। जितना आपका फ्रीक्वेंसी होगा उसी का रेसिप्रोकल। जस्ट हम लोग न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं या ऐप से भी डिनोट कर सकते हैं। ये होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, जितना वेवलेंथ जितना फ्रीक्वेंसी बनेगा, एक सेकंड में जितना फ्रीक्वेंसी बनता है, तो एक्चुअल में वहाँ सेकंड जो है वही आपका टाइम पीरियड हो गया कि ठीक है। तो 1/f दोनों का एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमें बताना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए फार्मूला होता है। मैं आपको सामने दिखा सकता हूँ, एक फार्मूला है मेरे सामने में, देखो। वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो यहाँ देख सकते हो वेवलेंथ इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, v/f, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं c/λ, यस, लैम्डा इक्वल्स टू c/μ। हम कई फार्मूला आप लोग ऐसे भी देखे भी होगा, c/μ होता है। इसको म्यू को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या फ्रीक्वेंसी को हम लोग, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हो गया। और वेवलेंथ हो गया आपका हिंदी में तरंग दैर्घ्य, एम्पलीट्यूड आयाम हो गया, आयाम। तो लैम्डा क्या होगा, v/f, v क्या वेलोसिटी, यहाँ c डिनोट स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट। अब जब लाइट का वेव्स की बात करते हैं, तो लाइट का वेव्स की जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली लाइट का वेवलेंथ मतलब लाइट की स्पीड होगी c, जिसको हम डिनोट करते हैं। और c क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, जहाँ लाइट के वेव्स के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ लाइट की स्पीड आएगा, इसलिए हम लोग c लिखेंगे, बेहतर होगा। हाँ, दूसरे वेव्स हैं जैसे साउंड वेव हो गया, दूसरा वेव्स हो गया, तो वहाँ हम लोग भी लिखेंगे, वो साउंड वेव का वेलोसिटी होगा।